नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फिर टूटी कोहला नहर, आक्रोशित हुए किसान, निशाने पर रहे एक्शन अशोक काजला। भादरा के भरवाना गांव में अपहरण हुए बालक का शव मिला, 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही रसोई गैस, अजय संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। धौलीपा को घेरा, तहसीलदार के हस्तक्षेप से हुआ विवाद का निस्तारण। अब समाचार विस्तार से। नहरों के टूटने का सिलसिला जारी है। सोमवार मध्य रात्रि कोहला नहर में कटाव आने से करीब 200 बीघा भूमि जलमग्न हो गई। इससे खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई। अपनी आंखों के सामने बर्बादी का मंजर देख किसान आग बबूला हो गए। सारा गुस्सा फूटा एक्शन अशोक काजला पर। किसानों ने उन्हें खूब खरी सुनाई। एक बार फिर टूटी कोहला नहर। सोमवार मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे जब हर कोई गहरी नींद में था, नहर में कटाव आने से करीब 200 बीघा भूमि जलमग्न हो गई। खबर मिलते ही किसान खेतों की तरफ दौड़े। आनन फानन अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मंगलवार सुबह 10 बजे जल संसाधन विभाग के एक्शन अशोक काजला मौके पर पहुंचे। उन्हें देखते ही किसान आग बबूला हो गए। उन्होंने विभागीय लापरवाही के लिए उन्हें खूब खरी सुनाई। घंटा में पानी आवा, 6 घंटा में नहर बंद कोनी होने वाली। शाम रही है रोई का मौका आज का सारा ऊंचा है पे पानी कौन सा है तो जिगर रोई बैठे मौका है सारा ऊंचा है पटड़ी के ऊपर धरेना बढ़िया बगती नहर का महीना पानी कौन सा ला नहीं बच्ची तो घर में नाली मौका बंद हुआ थे छोटा क्यों करो नाली वाला मौका बंद हुआ तो कितना बढ़िया अच्छा वो नुकसान मौका चल रहा है पानी कौन पंचे बंद ऊंचा चक्रा के डिजाइन पर लग रहा ऊंचा कौन चक्रा नहीं ऊंचा चक्रा एक बात तो कर सको आगे बंद बढ़िया एक मिनट सुनो मैं भी के खोला दे यार तो फिर तेरा काम है खोलना को या खुला दे यार नहर पानी कम करा दे बिल्कुल वो किसी जगह गिर उठ के मन खा जी उसी भी तो थे मोको कौन खुला सको भाई क्यों थाना आपने मेरी बात सुनो साहब है इसमें कौन तोता मरवाया गया हमारा खाली ये प्रूफ है राणो 10 मिनट नहर समय से 12 बजे हमारे मैं क्या ला रहा है डीडी सबा आता है बोलडी है नहीं बजो है नहर टूटी है गड्ढे बन बैक साइड मारी है तो नहर मारे नहर मैं बताऊं जी बेलदार ने पूछो जीन माने जी बात नहीं मैं मरे जीन साहब के मैं मरवाए चलो आपकी सुविधा की ये ना है गड्ढी नहर तुड़ाई गई है एक बात सुनो तुड़ाई गई है गड्ढी तो 4 लाख एक बात सुनो हमारी जो एचएमएस नहर जो टूटी है ये अधिकारियों की लापरवाही से टूटी है। आए दिन ये पहली बार नहीं टूटी है, कई दफा टूट चुकी है। कल जो नहर में पानी ओवरफ्लो हो गया था, पीछे के मोगे जो है बंद कर दिए थे, इन बेलदारों इन्होंने रुखवाई नहीं की, इसलिए नहर टूटी और 250-300 बीघा जमीन जो है फसलों का नुकसान हुआ है। एक डाणी में पानी घुस गया है, कुछ डाणी का भी नुकसान हो गया है। और इन अधिकारियों को 3 बजे सूचना दे दी गई थी और इन्होंने 9 बजे नहर बंद करवाई है। बार बार नहर कई बार टूट चुकी है, यहाँ पर कई बार फसलों का नुकसान हुआ है और इस बार ज्यादा नुकसान हुआ है। हम तो ये चाहते हैं हमारा यहाँ फसलों का मुआवजा दिया जाए जमींदारों को। और कल इन्होंने नहर के अंदर एक ट्रैक्टर भी चलाया था, इसके अंदर चलाए थे, वो बेफालतू चलाया इन्होंने, उससे नुकसान हुआ है। ये पटरियां सारी क्षतिग्रस्त हो गई, इसकी वजह से नहर टूट गई, सब्बड़ लग गई। हाँ, रात को 2 बजे एचएमएस नहर टूट गई थी, लगभग 2 बजे 3 बजे 2:45 बजे अधिकारियों को सूचना दी गई भी नहर टूट गई है। ये जो एचएमएच पे एक्शन चाहिए ना, इन्होंने सीरियसली नहीं लिया और पानी भी मैं मानता हूँ भी टेक्निकल रूप से पानी बंद होता है, लेकिन इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। एक्शन साहब तो सुबह 10 बजे आए अब, जबकि नहर से टूटने से इतना नुकसान हुआ है। ये 250-300 बीघा जो आपके सामने है फसल, ये खराब हो चुकी है, 4-5 डाणियों का नुकसान हो चुका है। और टूटने का कारण ये जो नहर है पहली बार नहीं टूटी हुई, 2-3 महीने से ये नहर टूटती रहती है और किसानों का नुकसान होता रहता है। इसके टूटने का जो कारण है, मेन कारण है इस पटड़ा जो है, इस पटड़े का जो बजट आता है ये सारे के सारे ऑफिसर खा जाते हैं और ये पटड़े पे कोई मरम्मत नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात है, मैं मांग करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से भी जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और जिसकी डाणी का नुकसान हुआ है, आज एक छोटा सा मकान बनाते हैं तो 10 लाख रुपए लगते हैं और इनकी वजह से इनकी जो डाणी है वो पूरी की पूरी बैठ रही है। मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से
मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ भी ये जो किसान है इनको मुआवजा दिया जाए। हाँ साहब, मशीन कणक और सरसों मेरी खराब हो गई और डाणी डूब गई और बड़े हालत से 2 बार 3 बार पानी टूट गए, फिर भी बांध दिया, फिर टूट जाए तो आपकी नहर की कोई सुविधा ना हमारे को नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं है, तो बर्बाद हो गई, तो मेरी डाणी डूब गई है पूरी तरह। तो दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग के एक्सीएन अशोक काजला ने कहा कि खबर मिली तो तत्काल व्यवस्था की गई, लेकिन मजदूर नहीं मिलने से थोड़ी परेशानी आई। हमारी नहर ब्रीच हो गई है, रात को 3 से 3:30 बजे के बीच में सूचना मिली थी। 3 से 3:30 बजे के बीच में सूचना मिली थी कि नहर टूट गई है, तो उसी टाइम में मेरे अभियंता वहाँ मौके पर पहुंचे और मैंने जीव से खाली कट्टों की व्यवस्था करके यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। और अब लेबर की कमी कारण लेबर भी मंगवाई है, लेबर आते ही पानी उसी टाइम ही 0 हेड से कम करा दिया गया था। अभी तहसीलदार साहब को बुलाया है, वो अपने पटवारी से इसका मुआयना कराएंगे। अभी तो ये यहाँ के बार ये सारा वीक सेक्शन है, यहाँ टूटती है बार बार। ये बजट आता है उतना ही काम कराया जाता है। बजट आ रहा है हमारे पास, अब आएगा, सैंक्शन हो रहा है इसका, कि नहर पक्की होने का, उसके बाद ये परमानेंट इसका हल निकलेगा इसका। जब एक्सीएन से यह पूछा गया कि आखिर पानी बंद करने में इतनी देरी क्यों हुई, तो काजला ने कहा कि इसमें टाइम तो लगता ही है, नहर बंद करने में 8 घंटे तक लग जाते हैं। हाँ, 2 घंटे नहीं, पानी बंद होने में 8 घंटे लगते हैं पीछे से, तो बंद हो तो पानी बंद हो, ये करीब 25 किलोमीटर, ये 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे, ये प्रश्न अलग है। किसानों का आरोप है कि आप बहुत लेट आए हो यहाँ पे। लेट व्यवस्था कर रहा था इसके अंदर, प्रजेंस यहाँ नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए पहले। सर्वे आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, क्या रहेगा? स्टाफ, पैसा, सब व्यवस्था होती है, ये नहीं है कि एडवांस पैसा पड़ा रहे या एडवांस लेबर पड़ी रहे। पहले भी टूट चुकी है। हाँ, पहले टूट चुकी है और ठीक भी कराई गई है, ये टूटी है। इसका परमानेंट इलाज जब जायका के अंदर इसका फंडिंग आने वाली है, इसमें भी लाइनिंग होगी तो उसके बाद ही इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। आएगी तब तक किसानों की फसलें हाँ बिल्कुल, कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका, जब तक ये फंडिंग नहीं आएगी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। भादरा के भरवाना गांव में अपहरण किए गए बालक का शव मंगलवार को मिल गया। भादरा में तनाव को देखते हुए नोहर राजकीय चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। अपहरण कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों में से एक आरोपी मृतक का पड़ोसी है। गोगामेड़ी पुलिस थाना अंतर्गत गांव भरवाना से अपहरण किए गए बालक का शव मंगलवार को मिल गया। मृतक के शव का यहां नोहर राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही चिकित्सालय में भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस ने भारी जाब्ता चिकित्सालय में तैनात कर दिया। पुलिस ने मृतक 15 वर्षीय अजय पुत्र भीम सिंह जाट निवासी भरवाना का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में 3 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी मृतक का पड़ोसी है। पुलिस ने प्रमोद पुत्र साहबराम जाट निवासी भरवाना, विनोद पुत्र ईश्वर सिंह राजपूत नाथुसरी चोपटा, रवि पुत्र राजपाल केहरवाला को गिरफ्तार किया है। तीनों की उम्र 21 से 22 वर्ष के बीच है। आरोपी प्रमोद व रवि मौसेरे भाई हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक अजय व आरोपी प्रमोद के भरवाना गांव में घर आमने सामने स्थित हैं। प्रमोद व अजय आपस में दोस्त बताए जाते हैं। प्रमोद ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 9 मार्च को अजय का अपहरण कर लिया। बाद में फिरौती के लिए अजय के परिजनों से 3 लाख रुपए की मांग की। आरोपियों ने अपहरण व उसके बाद की सारी कार्रवाई को पूरी चतुराई से अंजाम दिया, जिससे किसी को शक न हो। आरोपी प्रमोद ने अपने से पूर्व भरवाना गांव में किसी के घर से सिम कार्ड चुराया। उसी सिम का प्रयोग फिरौती की मांग के लिए किया। इस सिम कार्ड से मृतक के परिजनों को 2 बार फोन किया गया। पुलिस द्वारा की गई पड़ताल में यह सिम गांव के किसी व्यक्ति से चुराई हुई होनी बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल तेज की तो प्रमोद को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसने पुलिस को सारी कहानी बता दी। आरोपियों ने पकड़े जाने के भय से अजय की हत्या कर दी। अजय का शव नाथुसरी चोपटा के पास एक सेम नाले में मिला। इसके बाद पुलिस ने प्रमोद की निशानदेही पर अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में तनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने भादरा की बजाय नोहर राजकीय चिकित्सालय में शव को पोस्टमार्टम करवाना मुनासिब समझा।
मंगलवार सुबह शव के अस्पताल पहुंचते ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। इसके लिए पुलिस ने जिले भर से पुलिस जाब्ता मंगवा रखा था। डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर प्रमोद शर्मा व विवेक भांबू के मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। मृतक के परिजनों व ग्रामीणों द्वारा गोगामेडी एसएचओ की कार्यशैली के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्हें हटाने की मांग की। मांग नहीं माने जाने तक उन्होंने शव न उठाने की बात भी कही। इससे एक बारगी तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर भादरा एएसपी कृष्णचंद्र, सीआई रिचपाल सिंह चारण, नौहर सीआई भंवरलाल, रावसर सीआई अनिल कुमार, भिरानी एसएचओ कैलाश चंद्र बिश्नोई, गोगामेडी एसएचओ फूलचंद शर्मा, पल्लू एसएचओ सुनील चारण सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात था। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन शव उठाने को राजी हुए। इस दौरान तहसीलदार कपिल शर्मा, नायब तहसीलदार फकीरचंद शर्मा, किसान नेता अमर सिंह पुनिया, डॉक्टर दिलावर सिंह, भरवाना के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश कसवा, चूरू लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सुखदेव सिंह शेखावत, एसएफआई के प्रदेश सचिव मंगे चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भगत राम मुंड सहित अनेक नागरिक मौजूद थे। दोपहर करीब 12 बजे बाद एसपी के हस्तक्षेप से परिजन शव उठाने को राजी हुए। बाद में गमगीन माहौल में अजय का भरवाना गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक अपने परिवार में इकलौता पुत्र था। केंद्र सरकार द्वारा आमजन को रसोई गैस के 12 सिलेंडर सब्सिडी पर देने की घोषणा के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही। गैस एजेंसी संचालकों की मनमर्जी के चलते गैस उपभोक्ता परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर रसोई गैस उपभोक्ता तय समय पर सब्सिडी के सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान हैं। मंगलवार को नागरिकों ने अपनी समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करवाते हुए जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने डीएसओ से टाउन स्थित बालाजी गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए समय पर रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की बात कही। उपभोक्ता मनमोहन सोनी ने बताया कि सरकार ने 21 दिन बाद सब्सिडी का सिलेंडर देने का नियम बनाया है, लेकिन गैस एजेंसी संचालक अपनी मनमर्जी के चलते उपभोक्ताओं को 50 दिन बाद सब्सिडी का सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 12 सिलेंडर उपभोक्ताओं को देने के लिए इनको पाबंद किया सभी गैस एजेंसियों को। फिर भी हनुमानगढ़ में भारत गैस एजेंसी के जो ट्राली संचालक है मनमानी कर रहे हैं। बुजुर्गों, लेडीजों को सिलेंडर लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। उनको 60-60, 70-70 दिन सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। इससे काफी परेशान हो। और वो जो ट्राली संचालक है वो भी बदतमीजी से पेश आता है। इस बाबत आज एसएफआई, कांग्रेस कमेटी, जिला सचिव, ओबीसी सेल और विभिन्न संगठनों के हमारे साथ प्रतिनिधि डीएसओ साहब से मिले हैं। इस समस्या का समाधान के लिए जल्द बताया उनको भी जल्द समाधान करे, अन्यथा हमें मजबूर होकर कोई आंदोलन करना पड़ेगा। लोगों के आक्रोश को देखते हुए जिला रसद अधिकारी सुनील वर्मा ने कहा कि सरकार ने साल में सब्सिडी के 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है, लेकिन गैस एजेंसियों के पास सिलेंडरों की नियमित सप्लाई नहीं होने से उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। मुख्य समस्या तो इनकी जो केंद्र सरकार ने मार्च तक 12 सिलेंडर के आदेश किए थे, तो उसमें सप्लाई चूंकि इनको लिमिटेड मिलती है गैस एजेंसी वालों को, और हर उपभोक्ता चाहता है कि उसके अगर 6 सिलेंडर पहले थे तो उसकी जगह 12 है, तो हर उपभोक्ता 6 सिलेंडर इसी महीने चाह रहा है। इतनी सप्लाई मिल नहीं पा रही। धौलीपाल में सड़क को लेकर हुए विवाद में ग्रामीणों ने पटवारी और गिरदावर को घेर लिया। सूचना पाकर तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ और सदर थाना इंचार्ज राजेश स्याग मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश की और विवाद को निस्तारण किया। क्या गांव धौलीपाल में नागरिक एक बार फिर उग्र हो गए। इस बार उनकी नाराजगी का कारण था वह मार्ग जिसके लिए वे खेत में खड़ी फसल भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। दरअसल रेलवे बाउंड्री के साथ उत्तर से दक्षिण 2-2 बिस्वा कुल 16.5 फीट रास्ता जनहित में मंजूर हुआ था। सोमवार को पटवारी और गिरदावर पहुंचे और कुछ ही देर में बिना सुनवाई किए जाने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि जब वे आए हैं तो फिर समस्या का समाधान भी करें, लेकिन पटवारी ने कहा कि अफसर का फोन आ गया इसलिए जाना पड़ेगा।
मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में ग्रामीणों ने पटवारी और गिरदावर को घेर लिया। हमारी फसल नष्ट हमारा आता हूँ आज मौके पर ये गिरदावर जी बाकायदा सरकारी गाड़ी लेकर आए हुए हैं। इनको वहाँ से आदेश मिले हैं लिखित में भी आप मौके पर जाके रास्ता खुलाओ। जबकि यहाँ जो मौके के जो किसान है जिनके अंदर से रास्ता खुलवाना है वो खुद आकर अपनी फसल बहा रहे हैं। जबकि ये जो गिरदावर जी आए हुए हैं ये अंकन नहीं कर रहे हैं। पीछे से क्या हमारे को कोई फोन आ गया, वाक स्टे हो गया। अब हमें तो पता नहीं इस बात का भी वाक स्टे क्या होता है। जब इनको बार बार कह दिया भी हम अपने किसान खुद अपनी फसल बहा कर रास्ता खुलवा रहे हैं तो आप इसको अंकन क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि पीछे से तहसीलदार जी आ रहे हैं। हमने कहा भी सरकारी गाड़ी है, आपके पास सरकारी आदेश है बाकायदा, और किसान ऐतराज भी नहीं कर रहे हैं अब रास्ता खुलाने के लिए। जिनके खेत से रास्ता खुल रहा है वो भी ऐतराज नहीं कर रहे, वो भी सहमत है, फिर भी ये रास्ते का अंकन नहीं कर रहे हैं। क्या पीछे से हमारे को कोई मतलब फोन आ गया। तो इस प्रक्रिया हमें तो पता नहीं है अभी इनके पास क्या फोन आया है। और ये रास्ता लिखित में इनके पास है सिर्फ रास्ता खुलवाने की, लिखित में जो रिपोर्ट है रास्ता खुलवाने की है। जबकि ये है जो रास्ता मौके पर नहीं खोल रहे हैं। हमने कहा भी प्रशासन हम जाने नहीं देंगे। प्रशासन की गाड़ी का पैसा लगा है, ये तेल बढ़ा है, इसका TADA बनेगा, ये जनता पर वजन पड़ता है। ये यहाँ आए अपना काम क्यों नहीं करके जा रहे हैं। एक फोन आया पीछे से, उस फोन की बदौलत ये काम नहीं करके जा रहे हैं। मैं मेरे खेत के अंदर 3 बीघा लंबो रास्तो सरसों कराव खींच के खत्म कर दी है। बीहू आगे को राह रुक रही है, बिन खोलने को आंकलन कौन कर लग रही सरकार। रोज अठा आजे उड़ जे बीहू पहला अठे धरना भी लग गया, 100 की हो नुकसान। अब जे अगर आगे को राह नहीं प्रशासन खोले तो मेरो हरजानो दे गेठू गाड़ियां जान दूंगा। सूचना पाकर तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ और सदर थाना प्रभारी राजेश सियाग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें भी खूब खरी खरी सुनाई। आपके खेत में चाहे बात हो, सहमति हूँ, बड़े माने एतराज को नहीं प्रशासन, लेकिन दूसरे की फसल वास्ते मैंने मंजूरी लेनी बहुत जरूरी है। सुन लो, कोई इसमें स्टे की चांस नहीं है। वो कोई थाने खतरों को नहीं, कोई स्टे आ जाएगा, स्टे खारिज होगी। मन मार्गदर्शन ले लेने दो। आई वास्ते रिपोर्ट मांगी मैं आज, और रस्ते में बिल्कुल पूरा सहयोग कराऊंगा और आगे भी कर था। गाँव में कोई पुराने रास्ते का विवाद है जो रेलवे सीमा में चला करता था, सहमति से चला करता था, लेकिन अब सही जगह पे रास्ता मंजूर करवाया गया है और उसमें फसल बीच में आती है जिसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन लेकर के और रास्ते को खुलवा दिया जाएगा। समाचार अभी और भी दिखते रही दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। खास बात है कि नामांकन और मतगणना कार्य हनुमानगढ़ जिले में नहीं होंगे। नोहर और भादरा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कार्य चूरू और हनुमानगढ़, संगरिया
और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कार्य श्रीगंगानगर में होंगे। बावजूद इसके जिला प्रशासन बाकी तैयारियों में जुटा है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनावी दौर शुरू हो गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी BL मेहवड़ा के मुताबिक प्रशासन पूरी तरह चौकसी बरत रहा है। उन्होंने नामांकन पत्र भरने से लेकर मतगणना तक की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव 2014 की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए जिले में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। शेड्यूल के संबंध में निवेदन करना चाहूँगा कि इससे हेतु नोटिफिकेशन अधिसूचना है वो 19 मार्च को जारी होगी और उस तारीख से ही 19 मार्च से ही नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरने का कार्य शुरू हो जाएगा। तो यह नामांकन की कार्रवाई 19 से लेकर के और 29 मार्च तक चलेगी। इसके बाद में लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन है वह 26/3 है, 26 मार्च को, और उसके पश्चात स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 27 तारीख को है और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर नाम वापसी का दिन है वो 29/3 को है और मतदान की तारीख है वो 17 अप्रैल को है, 17/4 गुरुवार को, और मतों की गणना का कार्य है वो 16/5/2014 को होगा और आचार संहिता से संबंधित समस्त कार्रवाई जो है वो 28/5/2014 तक पूरी होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले में मतदान कर्मियों के डाटाबेस तैयार किए गए हैं। उन्होंने प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है। 20 मार्च से पहले उन्हें प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। नोहर और भादरा क्षेत्र के कर्मचारियों को वहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर जो भी तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां सुनिश्चित की जा चुकी है और मतदान कर्मियों का डेटाबेस हम तैयार कर चुके हैं। केंद्रीय कार्मिकों का डेटाबेस भी हम तैयार कर चुके हैं और शीघ्र ही हम प्रशिक्षण जो है वो 10 तारीख से 20 तारीख के बीच के अंदर जो तिथियां हैं उसके अंदर हम आयोजित करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि इस प्रशिक्षण में नोहर भादरा की जो प्रशिक्षणार्थी है उनको नोहर में मिले और शेष जो है 3 विधानसभा क्षेत्र इनका जिला मुख्यालय पर रखेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड जो हर थानावार हमने लगाई है वो अपनी कार्रवाई जो है उसने शुरू कर दी है और फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है वो अभी भ्रमण पर है, उनको वाहन उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए हमने सेल का गठन कर दिया है और उसकी सूचना जो है वो डेली जो है वो भिजवाई जा रही है। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर ली गई है। राजनीतिक दलों से संबंधित होर्डिंग्स हटाने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। अब तक 100 से अधिक होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। और आचार संहिता चूंकि घोषणा के साथ लागू हो गई है, इसकी पालना के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित कर ली गई है और इसके अलावा जो अन्य कार्रवाई है वो भी हमने शुरू कर दी है और वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पोस्टर वगैरह या कोई राजनीतिक विज्ञापन है उनको हटाने की कार्रवाई भी की गई है। अभी तक हमने 100 के लगभग बोर्डिंग बैनर पैम्फलेट्स हटा दिए हैं और शेष जो बचे हुए हैं उनको भी शीघ्रता से हटा दिया जाएगा। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको स्थायी रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वीप की गतिविधियां भी हमारे यहाँ चल रही है। इसके तहत कल
9 मार्च को विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार जो है उनका नाम जोड़ने के आवेदन कल की तारीख में प्राप्त हुए हैं और इनको इसी सप्ताह में इनको हम प्रयास करेंगे कि डिस्क्लोजर कर दिया जाए और जो मतदाता फोटो पहचान पत्र है जो अभी बन के आए हैं उनका भी वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वो भी उप जिला निर्वाचन अधिकारी BL मेहड़ा के मुताबिक सेक्टर अधिकारी संबंधित क्षेत्रों के लिए निकल पड़े हैं। वे मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर वहां मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कमियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टर अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति पहले कर दी थी, वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। उनको वल्नरेबिलिटी मैपिंग और जो बूथों के ऊपर आने जाने का रास्ता, वहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं, रैंप की, टॉयलेट की, ड्रिंकिंग वाटर की और लाइटिंग की, वो क्या व्यवस्थाएं वहाँ है, इसके बारे में भी उनको आदेश दिया गया है। उनकी हमने बैठक आयोजित कर ली है और वो फील्ड के भ्रमण में है। तो संबंधित असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, वो अपने स्तर पे इसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही है तो हम इस बारे में जो है वो गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। हनुमानगढ़ प्रशासन के लिए सुकून देने वाली बात यह है कि मतदान को लेकर मतों की गिनती तक का कार्य श्रीगंगानगर में होगा। ऐसे में प्रशासन को मुख्य दायित्व शांति, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव संपादित करना भर है। रिटर्निंग अधिकारी हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया। इनके लिए इनके जो नामांकन हैं वो रिटर्निंग अधिकारी गंगानगर के यहाँ प्रस्तुत होंगे और नौहर और भादरा जो 2 विधानसभा क्षेत्र है, इनके नामांकन पत्र जो इनका रिटर्निंग अधिकारी हैं जिला कलेक्टर चूरू, उनके वहाँ उनके कार्यालय में निर्धारित समय पे प्राप्त होंगे। उनके कार्यालय में गणना जो है वो भी इन दोनों ही जो जिला मुख्यालय हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, वहाँ पर होगी और वहीं पर ये सारी कार्रवाई जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और वो कार्रवाई संपादित होगी। जिले में सिंचाई पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है। पानी नहीं मिलने से आक्रोशित नौहर सिद्धमुख परियोजना क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। नहरों में पानी चोरी रोकने की मांग को लेकर किसान अतिरिक्त जिला कलेक्टर BL मेहड़ा से मिले और सिंचाई पानी दिलाने की मांग की। रसलाना, वितरिका व नथवानिया माइनर के किसानों ने कहा कि नहरों में पानी चोरी सरेआम हो रही है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। किसानों ने कहा कि गत दिनों बड़े पैमाने पर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों से किसान सिंचाई पानी के लिए जूझ रहे हैं। समस्या हमारी ये है जी, रसलाना वितरिका का नथवानिया माइनर है, इस प्रशासन की वजह से और इसी राज की वजह से लगातार 3 साल से पीटता आ रहा है। आज तक पानी नहीं, आज तक इस माइनर में बिल्कुल भी टाइल पर पानी फीड नहीं हुआ है और इस माइनर का रेगुलेशन है पूरी रसलाना सिद्धमुख ब्रांच का। तो इन्होंने ऐसा रेगुलेशन बना रखा है जो पहले A चलना चाहिए, फिर B चलना चाहिए, फिर C चलना चाहिए। तो इन्होंने C को पहले चला करके सीधा 70 किलोमीटर पर 9 किलोमीटर पर ये अपना नहर खोलते हैं, फिर 70 किलोमीटर नहर भरती है। तो ये 2 मेलों की अनदेखी के कारण ये हमारे साथ बहुत गंदा बर्ताव हो रहा है। पानी चोरी का मामला है, पानी चोरी बहुत हो रही है। पानी चोरी का एक इन्होंने क्या कर रखा है कि सटके पकड़ लेते हैं और उसके बावजूद जब केस करते हैं तो दूसरे दिन काश्तकारों की जमानत अधिकारी जमानत ले लेते हैं, पैसे दिला लेकर के सटके वटके उनके वापस कर देते हैं। कोई बदलाव नहीं है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा चुनावों में जनता के लिए तीसरा मोर्चा बनकर सामने आएगी। जिला कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव रामरतन बागड़िया ने कहा कि 23 मार्च को युवा संसद का गठन किया जाएगा और युवाओं के सामने कांग्रेस और भाजपा के झूठे वादों की पोल खोली जाएगी। भारत की जनवादी नौजवान सभा लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा और कांग्रेस द्वारा जनता को दिए जा रहे झूठे प्रलोभनों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। जिला कमेटी की आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव रामरतन बागड़िया ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। बैठक में बताया कि 23 मार्च को युवा संसद का गठन किया जाएगा, जो चुनावों में जनता को भाजपा और कांग्रेस सरकार के जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाएगी। बैठक में बसंत सिंह, जगजीत सिंह जगी, रघुवीर वर्मा, बलजिंदर सिंह, विनोद काली, सुरेश स्वामी आदि मौजूद थे। आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने झूठे नारों पे युवाओं को बरगलाया कि 52 से आज तक राजस्थान में केवल 6 लाख लोग सरकारी नौकरी में गए और वसुंधरा कह रही थी कि हम 15 लाख को आने वाले 5 साल में रोजगार दे देंगे, हम आर-8 खत्म कर देंगे। ठीक ऐसे ही झूठे नारे देकर वो गुजरात जो मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा में देश में 9वें स्थान पर था, आज 18वें स्थान पर चला गया। और देश में सबसे अशिक्षित कोई कम पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है तो नरेंद्र मोदी, जिसका काम रोजगार देना नहीं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले पूर्ववर्ती एनडीए राज में विनिवेश मंत्रालय को खत्म किया, रोजगार के तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म किया, उनको खत्म करना चाहते हैं और यह झूठा नारा दे रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। उसके खिलाफ भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी, युवाओं को संगठित करेगी। संग्रिया तहसील में टैक्सी वाहन चालक टैक्सी स्टैंड की समस्या को लेकर परेशान हैं। टैक्सी स्टैंड के लिए स्थायी जगह नहीं होने से चालकों को अपने वाहन खड़े करने में दिक्कत आ रही है। सानी नगर पालिका द्वारा अभी तक शहर में कोई स्थायी टैक्सी स्टैंड के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई गई। संग्रिया में टैक्सी स्टैंड के लिए स्थायी जगह उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को टैक्सी चालक यूनियन के प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिला। उन्होंने कहा कि संग्रिया में लगभग 60 टैक्सी वाहन हैं जो अपना वाहन टैक्सी के रूप में संचालित करने के लिए राज्य सरकार को कर अदा करते हैं। वे सरकार ने उन्हें भी अपना व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की है, इसलिए यह जरूरी है कि टैक्सी चालकों को अपना वाहन खड़ा करने वे व्यवसाय करने के लिए समुचित स्थान उपलब्ध करवाया जाए। वर्तमान में टैक्सी चालक लंबे समय से सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के नजदीक व वितान विहार सिनेमा के पास अपने वाहन खड़े कर रहे थे, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने पूर्व सूचना के टैक्सी चालकों को वहां से हटा दिया। संग्रिया टैक्सी स्टैंड है जो सरकारी हॉस्पिटल के पास है और वितान विहार सिनेमा के पास था, वो बहुत पुराने बैठे हुए थे 60 वर्षों से पहले। उसको ईओ और चेयरमैन साहब ने राजनीतिक मामले में उसको उठा दिया है। कोई किसी का आदेश नहीं था, फिर भी उन्होंने हमें बिना बताए बिना सूचना किए हुए सुबह 6 बजे उन्होंने हमारे फट्टे वगैरह जो भी हमारा स्टैंड में बैठने की जगह हुई थी, शेड वगैरह उखाड़ दिया उन्होंने और वहाँ पे उन्होंने हल फेर दिया। कलेक्टर साहब से मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि एसडीएम साहब से मिलो और ईओ से वो बोलेंगे और हमें बैठने के लिए कोई उचित जगह देंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।